नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जाने माने शिक्षक खान सर के विश्लेषण की। उनके हाल के एक इंटरव्यू के आधार पर हम भारत की कुछ सबसे बड़ी और गहरी चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खान सर एक बहुत ही कह सकते हैं एक दमदार दावे से शुरुआत करते हैं और यही दावा हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। वो कहते हैं कि ये जो गरीबी है ना, ये एक बहुत ही गहरे सिस्टमैटिक बंटवारे की वजह से बनी हुई है। और ये बंटवारा सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? दो बहुत जरूरी जगहों पर। तो खान सर इशारा करते हैं समाज में एक बिल्कुल साफ साफ बंटवारे की तरफ। मतलब किसी को कैसी पढ़ाई मिलेगी और कैसा इलाज मिलेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जेब में कितना पैसा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बंटवारा है, इससे सियासत को क्या फायदा होता है? यहीं पर वो समझाते हैं कि कैसे हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र न रहकर कुछ और ही बनता जा रहा है। वो एक सच्चे लोकतंत्र यानी लोकतंत्र और जिसे वो भीड़ तंत्र कहते हैं, उसके बीच का फर्क बताते हैं। देखिए, लोकतंत्र में तो तर्क और व्यक्तिगत पसंद से फैसले होते हैं, है ना? लेकिन भीड़ तंत्र में वहां भीड़ की भावनाएं और उसकी ताकत किसी भी तर्क पर भारी पड़ जाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो बताते हैं कि कैसे एक अकेला इंसान जो शायद किसी दूसरे ग्रुप का नुकसान करने से मना कर दे, वही इंसान जब एक बड़ी गुमनाम भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसे वही गलत काम करने के लिए उकसाया जा सकता है। और उनके मुताबिक गरीबी और अशिक्षा लोगों को इस तरह के बहकावे में आने के लिए और भी आसान बना देती है। तो इन सारी समस्याओं का हल क्या है? खान सर का जो पहला नुस्खा है वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा को लेकर एक बिल्कुल क्रांतिकारी नजरिया। और इस क्रांति की शुरुआत होती है कोचिंग की उस भारी भरकम फीस से निपटने से। वो फीस जो गरीब घरों के लाखों होनहार बच्चों के सपनों के आड़े आ जाती है। और इसका असल दुनिया में क्या असर होता है, ये इस बात से पता चलता है। उनके मॉडल की वजह से बहुत ही साधारण घरों से आने वाले बच्चे भी देश के टॉप संस्थानों में अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप सिस्टम को बदलते हैं तो विरोध तो होता ही है। और यहाँ भी हुआ, जोरदार विरोध हुआ और मामला एक कानूनी लड़ाई में बदल गया जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अच्छा, शिक्षा के बाद अब आते हैं उनके दूसरे बड़े समाधान पर, और ये जुड़ा है इलाज के उस कमर तोड़ खर्चे से जिससे आम आदमी परेशान है। इसके लिए उन्होंने एक सीधा सा मिशन बनाया और अस्पतालों का एक नेटवर्क खड़ा किया। मिशन क्या था? मिशन ये था कि किसी भी इंसान को अपने इलाज के लिए अपनी जमीन या जेवर बेचने की नौबत ना आए। और देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? जब इलाज इतना सस्ता हो तो लोग प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारी होने से पहले ही जांच करवाने लगते हैं। इससे ऐसी जानलेवा बीमारियों का भी वक्त रहते पता चल जाता है जो वरना तब सामने आती जब बहुत देर हो चुकी होती। और ये सारी बातें हमें वापस उसी मूल समस्या पर ले आती हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे बिहार का शिक्षा बजट 65,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। लेकिन इसके बावजूद वो एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, इतना पैसा खर्च होने के बाद भी क्या सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की हालत से कोई खुश है? ये सवाल अपने आप में खर्च और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई की ओर इशारा करता है। तो आखिर इन सब कोशिशों के पीछे का बड़ा विजन क्या है? असल मकसद क्या है? ये सिर्फ स्कूल और अस्पताल खोलने के बारे में नहीं है। ये पूरे देश को कुछ बुनियादी बेड़ियों से आज़ाद करने के बारे में है। उनका मानना है कि अगर सरकार हर नागरिक के लिए सिर्फ ये 3 बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर दे, रसोई के खर्च की टेंशन से आज़ादी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की चिंता से आज़ादी और इलाज के खर्च के डर से आज़ादी, तो ये देश की पूरी दिशा ही बदल के रख देगा। सीधी सी बात है, जब लोगों को अपनी रोज की रोटी, पढ़ाई और इलाज के लिए ही नहीं जूझना पड़ेगा, तभी तो वो एक उद्यमी, एक इनोवेटर और एक राष्ट्र निर्माता की तरह सोच पाएंगे। उनकी असली काबिलियत तभी तो बाहर आएगी। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, 140 करोड़ लोग अगर इन बुनियादी संघर्षों से आज़ाद हो जाएं, तो वो मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते?